हेल्पलेस प्रोम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि रोबोटिक सर्जन हैं और ऑर्थो के मरीजों के लिए एक वरदान है। हम बात करें डॉक्टर करण सोपती जी की, जो कि मेडिकल डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर करण सोपती जी गार्डन हॉस्पिटल अम्बाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर करण सोपती जी MS ऑर्थोपेडिक CMC लुधियाना, फेलोशिप इन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, नी एंड शोल्डर फेलोशिप ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल मुंबई, कंप्यूटर नेविगेटेड आर्थ्रोप्लास्टिक कोर्स शाह हॉस्पिटल अहमदाबाद, एडवांस जॉइंट कोर्स थाईलैंड से कर चुके हैं और उनको इस लाइन का बहुत ही लंबा तजुर्बा है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर करण सोपती जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सोपती जी के साथ, एक ऐसा नाम जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी में हरियाणा और चंडीगढ़ में ये मुकाम हासिल किया है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरीज जो कि पहले हम देखते थे कि न्यूरो की हैं और चीज़ों की हैं, लेकिन आर्थो में आप इस फील्ड को हरियाणा के इस एरिया में लेकर आए। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आपने अपनी ग्रेजुएशन की, कैसे आज आप एक ब्रांड बन चुके हो? क्योंकि जब भी रोबोटिक सर्जरी का नाम आता है इस एरिया में तो वो लोग डॉक्टर साहब आपका नाम लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरी स्कूलिंग जो हुई थी वो पंजाब में, बेसिकली रहने वाला पंजाब से हूँ। होशियारपुर में जगह है तलवाड़ा, ठीक है, वहाँ का रहने वाला हूँ। स्कूलिंग मेरी सिर्फ वहीं से हुई है। उसके बाद MBBS मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से कर रखी है और MS मैंने करी है नेशनल मेडिकल कॉलेज लुधियाना से। उसके बाद फेलोशिप्स की है मैंने एक सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई से अंडर डॉक्टर संजय देसाई। उसके बाद मैंने कई ट्रेनिंग्स करी हैं, जैसे कि जर्मनी में, थाईलैंड में, ये 2-3 ट्रेनिंग्स में करके आया हूँ जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए। इस तरह से फिर सफ़र रहा है। डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी एक समय था कि आप लोग जो गोडे चूल्हे बदलते थे उसमें कंप्यूटर नेविगेशन नहीं थी। एक समय आया कंप्यूटर नेविगेशन का आ गया और एक समय आ गया रोबोटिक सर्जरी का। क्या कहना चाहिए कि जो एक्यूरेसी रोबोटिक सर्जरी के साथ मिलती है वो एक्यूरेसी कभी आज तक मिली नहीं है, और उसमें जो भी हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं जॉइंट्स का तो वो एक बहुत बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। मैं ऑलमोस्ट 14 ईयर से जॉइंट रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले हरियाणा के अंदर कंप्यूटर नेविगेशन भी हम ही लेके आए थे 2018 के अंदर, और उसके बाद अब 2022 के अंदर सबसे पहले चंडीगढ़ और हरियाणा रीजन के अंदर सबसे पहले जो रोबोटिक सर्जरी है वो हमने लॉन्च की है। रोबोटिक सर्जरी में वी से इट्स अ 3P टेक्निक। 3P मीन्स इट्स अ पर्सनलाइज्ड, इट्स अ प्रिसीजन एंड परफेक्शन। प्रिसीजन मतलब कि आप बेसिकली तो जैसे ह्यूमर आप नी को ओपन करोगे, आप उसमें साइजिंग लोगे, कितना कट करना है वो सब आप ह्यूमनली देख रहे हो, उसमें चांसेस ऑफ एरर हमेशा रहते थे। इसमें क्या कि आप पहले पेशेंट का एक एक्सरे लोगे, एक्सरे को एक सॉफ्ट कॉपी बना के आप इसको US भेज देते हो। उसमें 4 to 5 डेज़ के अंदर आपका एक सॉफ्ट कॉपी बोन मॉडल तैयार होकर आ जाता है। उसको फिर आप फीड करते हो रोबोट के अंदर, तो रोबोट को पहले ही पता है क्या साइज़ डलना है, कितना मिनिमल कट करना है, कितना मिनिमल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ करना है। तो उसमें जो भी आपका मतलब टिश्यू कटिंग है वो ऑलमोस्ट 50% लेस हो जाती है। नंबर 2, जब भी हम घुटने का माप लेते थे तो एक रॉड डालते थे पट की हड्डी के अंदर। उससे क्या होता था, कई बार जो गुद्दा होता है, इसे फैट एम्बोलिज्म कहते हैं, वो कई बार ब्लड में जाता था, उससे फैट एम्बोलिज्म हो सकता था। उसके चांसेस होते हैं अराउंड 2 to 3%। इस टेक्निक के अंदर हम कोई अंदर हड्डी में रॉड नहीं डालते हैं, तो उससे वो चांसेस भी हमारे ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाते हैं। नंबर 3, क्योंकि हमने ब्लड लॉस कम हो रहा है, टिश्यू कटिंग कम हो रही है, जितना रिक्वायरमेंट होगी हड्डी का उतना ही काटा जाएगा। सारा पूरा घुटना चेंज नहीं करने की जरूरत नहीं होती है, जितनी लेयर डैमेज है उसी को चेंज करना है, और जो आपके नेचुरल लिगामेंट्स हैं उनको कभी को सेव कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। जैसे पहले हम कहते थे कि पेशेंट को 2 हफ्ते वॉकर लेके चलो या 2 हफ्ते स्टिक लेके चलो, अब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आप सिर्फ 2 दिन 3 दिन के लिए वॉकर लें और 10 दिन के लिए स्टिक लें, ठीक है। और जो पहले फिजियोथेरेपी रिक्वायरमेंट 2 से 3 महीने होती थी, अब वो 10 से 12 दिन की रिक्वायरमेंट फिजियोथेरेपी की रह गई है। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि इतनी ज़्यादा कॉस्टली मशीनरी आपने यहाँ इंस्टॉल की है, तो गोडे चूल्हे बदलने का जो रेट्स है वो फिर भी आपने नॉर्मली रखे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने ये जो टेक्निक आप ले आए, लेकिन टेक्निक के साथ आपने लोगों को एक फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दिया, लेकिन चार्जेस में कोई ज़्यादा मोटा जो है, पहले जैसे आप गोडे चूल्हे बदलते थे तो चार्जेस में कोई बहुत ज़्यादा आपने बदलाव नहीं किए? हमने जब शुरू में भी यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट शुरू की थी अम्बाला में, तब भी हमने मतलब जो ऑलमोस्ट दिल्ली के रेट पे 50% में शुरू कर दी थी। पर हमने जो सारी फैसिलिटीज़ हैं जितनी भी प्रोवाइड करी हैं बिल्कुल A++ प्रोवाइड कर रखी हैं। जो भी मतलब वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स हैं इसमें नी रिप्लेसमेंट के, हमने सारे मापदंड जितने हैं उनको हम पूरा करते हैं। नंबर 2, अब जो ये टेक्निक आई है, जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली की या बॉम्बे की या फिर साउथ की, तो दे आर चार्जिंग अराउंड 8 लाख to 12 लाख रुपीज़ फॉर रोबोटिक नी सर्जरी। हमने रोबोटिक नी सर्जरी को ऑलमोस्ट 4.8 लाख में लॉन्च कर दिया है। अगर आप बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में नॉर्मल सर्जरी के
दे आर इवन चार्जिंग 4.2 4.3 लाख रुपीज़। हमने मतलब ऑलमोस्ट उसी रेट के ऊपर रोबोटिक सर्जरी लॉन्च कर दी है, ताकि लोगों को फ़ायदा, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा मिल सके। ये नहीं कि मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनी है, ऐसा नहीं है। हर तबके को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जैसे अब एम्पावरमेंट स्कीम्स में भी गुड्डे जो बदलने हैं वो भी अब इंटर होने लग गए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी में भी वो मतलब इस चीज़ स्कीम्स का फ़ायदा ले सकते हैं? कोई सरकार का है ऐसा? हमारा हॉस्पिटल जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे है। अभी एज सच रोबोटिक का गवर्नमेंट, क्योंकि अभी लॉन्च ही हुई है, आप समझने की कोशिश करें कि मतलब एक चीज़ है ना कि सरकार ने पैनल में बना दिया और उनकी सर्जरीज के रेट फिक्स कर दिए, पर जो सर्जरी अभी है ही नहीं है उसका रेट कैसे फिक्स हो सकता है? तो पर ये है कि गवर्नमेंट, मतलब हमने माननीय मंत्री जी को भी रिक्वेस्ट की है, तो धीरे धीरे करके सारा उसके पैनल में आ जाएगा सारा कुछ। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो काफ़ी कवर करती हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो भी हैं रोबोटिक सर्जरी कवर करती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें घुटने बदलने की, गोडे बदलने की, क्या कहना चाहेंगे कि आदमी के जो ओरिजिनल गोडे चूल्हे हैं वो ओरिजिनली हैं, लेकिन जब अब बंदा दर्द से कहलाता है और वो घिस घिस कर, ऐसे घर वाले भी जो है, बच्चे भी उसके पास नहीं आते, पैसे की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन डर, एक बहुत बड़ा डर रहता है, क्योंकि अगर कोई एक आधा केस भी कभी पहले से ख़राब हुआ होता है तो वो लोग इसको नहीं गोडे नहीं बदलने ओरिजिनल। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपकी स्टेज ऐसी आती है, 4th स्टेज है आपकी, आप बिल्कुल ही थक चुके हैं हर मेडिसिन लेकर, क्योंकि मेडिसिन का भी बहुत एंटी इफेक्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे कि उस स्टेज में तो बंदे को नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि जिसको भी नी प्रॉब्लम हो रही है उसको नी रिप्लेसमेंट करवानी चाहिए, बट जब आपको लगता है कि आपके मतलब टोटल नी डैमेज हो चुके हैं, आपका नॉर्मल वॉशरूम जाना तक भी आपको लगता है मुश्किल होना शुरू हो गया, या फिर आप डेली पेन किलर लेना शुरू कर दिया आपने, तो उनके बल्कि आगे जाके साइड इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसे पेन किलर ज़्यादा खाएंगे तो किडनी पे असर होगा, आपकी अगर चाल बिगड़ी रहती है तो कमर पर भी दर्द हो जाता है। तो बेटर ऑप्शन रहता है हमेशा कि नी सर्जरी करवाई जाए। और दूसरी बात है कि वैसे मैंने पहले बताया कि पूरा नहीं तो चेंज करना ही नहीं है, जितना लेयर खराब है उसी को चेंज किया जाएगा। और नंबर 2, रिकवरी बहुत फास्ट है। आजकल हम सेम डे पेशेंट को खड़ा कर देते हैं और पेशेंट 3 से 4 दिन वॉकर लेके उसके बाद पेशेंट स्टिक से चले और 2-3 हफ्ते में पेशेंट की रिकवरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। जैसा क्या कहना चाहेंगे, कई बार होता है एक ऐसे कि एक गोड्डा बंदे का जो है वो अफेक्टेड हो गया और वो बंदा उस गोड्डे को कोई ना कोई कभी देसी ले लिया, कभी मालिश करा ली, कभी क्या करा लिया, और वो जो पूरे का पूरा भार है वो दूसरे गोड्डे के ऊपर भी डालता रहता है। क्या कहना चाहेंगे कि जब आपको एविडेंट हो जाए, आपको लगे कि मेरा जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो तभी आप किसी बढ़िया स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से मिलें और तभी रिप्लेसमेंट करा लेंगे, तो आपका डबल जो है वो बच जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जब भी हमारे को, ज़्यादातर पेशेंट्स को पहले एक नी में ही प्रॉब्लम होती है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि स्ट्रेस लोडिंग होकर दूसरे नी पे इफेक्ट आता रहता है। तो जब आपका एक नी डैमेज हो चुका है तो आप उसको चेंज करवाएं, ताकि दूसरा जो आपका नेचुरल नी है उसको खराब मत करें। और जितना टाइम ज़्यादा बीतता जाएगा उससे कमर में भी दर्द आना शुरू हो जाएगा। तो टाइमली अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो रिजल्ट उसके और बेटर रहते हैं पेशेंट्स को। और आजकल जो जिस हिसाब से इम्प्लांट्स हैं, जो सबसे बेस्ट इम्प्लांट्स मार्केट में, उनकी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स की लाइफ है, तो और सब कुछ कर सकते हैं। घुटना पूरा बेंड होता है, जितना नॉर्मल नहीं बेंड होता है ऑलमोस्ट उतना घुटना बेंड होता है आपका। डॉक्टर करण सोपती जी, आप एक गोड्डा बचाने वाले डॉक्टर माने जाते हैं और कई लोग 15-15 साल से आपसे अटैच हैं और उनको आप उनका लाइफस्टाइल, उनके जो फूड चार्ट्स बनाकर उनको आप एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्यों लोगों के मन में ऐसा है कि डॉक्टर करण जो है वो एक गोड्डा बचाने वाला डॉक्टर है, बदलते तो आप लास्ट रिजोर्ट में हो? नहीं, फर्स्ट तो इज ऑलवेज है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि हमारे को कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो पहले तो हमें ये कि प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए हमारे को। तो बेसिकली तो ये मैं हर पेशेंट को समझाता हूँ कि जो मैक्सिमम जो है कि देखो नी की जो प्रॉब्लम है 2:1 की रेशियो है, फीमेल्स इज टू मेल्स। लेडीज़ के जो घुटने होते हैं डबल ज़्यादा ख़राब होते हैं एज़ कम्पेयर टू आदमी। तो मैक्सिमम दूसरा कारण क्या होता है कि लेडीज़ में पोस्टमेनोपॉजल कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं, उसका भी प्रॉब्लम आती है। थर्डली जो भी मतलब हमारा जो सिस्टम, इंडियन सिस्टम बना हुआ है, उसमें लेडीज़ अपने खाने का पीने का सबसे कम ख्याल करती हैं बचपन से शुरू से। तो इंपॉर्टेंट यही है कि जितना भी आप हो सके मतलब आफ्टर वंस यू रीच 30-35 ईयर्स ऑफ एज अपना डेफिनेटली अपनी डाइट को ठीक रखें। नंबर 2, अपनी रूटीन एक्सरसाइज करते रहें और अपना मतलब कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं वो रूटीन में लेने चाहिए। अगर आपको डाइट में कमी है तो कैसे सप्लीमेंट्स लें और अपना वेट पे ध्यान रखें। जो भी ओवरवेट पेशेंट होते हैं उनको नी की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होते हैं आने के। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि आज के बच्चे जो हैं वो दूध से भागते हैं, बच्चियाँ हैं जो लड़की हैं उनको लगता है कि नहीं हम मोटे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे कि दूध तो एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है और हम लोग पहले से ही बचपन से हम लोग दूध पी रहे हैं और दूध को उसी तरीके से पीना चाहिए जैसे आप लोग उसको दूध को कैल्शियम की मात्रा, आपकी विटामिन डी की मात्रा। क्या कहना चाहेंगे? ये जो मिथ है कि दूध पीने से मोटे हो जाते हैं, तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। दूध तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये कि अगर आप हमारे पुराने बुजुर्गों में देखें जो कि 80-80, 90-90 साल तक चलते फिरते थे, ना तो उनको भी आंखों में ज़्यादा दिक्कत आती थी ना घुटनों की दिक्कत आती थी। प्रॉब्लम सारी क्या है कि आजकल हम जो भी अपना डाइट लेते हैं
हमारा चलना फिरना कम हो गया, हमारी एक्सरसाइज कम हो गई है, जो कि हमारा फैट के रूप में इकट्ठा होता रहता है। अगर आपकी एक्टिविटी पूरी है तो आप जो मर्जी खाएं पिएं, कोई दिक्कत नहीं। मेन आपका वेट आपका नॉर्मल रहना चाहिए। आपको जितना भी आप मतलब खाएं पिएं, आपको ये कि एक्सरसाइज का रूटीन आपको 30 to 40 मिनट्स का डेली का होना चाहिए। जैसे चूल्हे की बात करें हम, तो क्या कहना चाहेंगे कि आफ्टर 50 ईयर्स लेडीज़ का, जेंट्स का, जब थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ वो कदम रख लेते हैं तो चूल्हे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। कैसे बचें, कैसे? पहले बाद में तो ठीक है कि अगर हमें हो गया, प्रॉब्लम आ गई, तो आप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और हायर एज में भी आप 80-85 साल लोगों के भी घुटने जो है अपने चूल्हे बदल के उनको नई ज़िंदगी दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि पहले हम लोग क्या प्रिकॉशन मेजर्स रखें? प्रिकॉशन में वही मैंने पहले भी जैसे बताया कि एक तो वेट, सबसे इंपॉर्टेंट तो वेट है। दूसरा कोई हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जैसे होती हैं कि जैसे कोई जंपिंग, बहुत एक्सट्रीम जंपिंग एक्टिविटी या स्टेपिंग एक्टिविटी, वो आपको थोड़ा 40-45 के बाद थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। कोई जितना ज़्यादा करता है उतना स्ट्रेस आपका नी के और हिप के ऊपर ज़्यादा आता है। बाकी थोड़ा बहुत जेनेटिक फैक्टर देखो हमेशा रहता है। किसी पेशेंट के अगर पेरेंट्स में दिक्कत है तो बच्चों में दिक्कत आने के चांसेस हमेशा थोड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप अवेलेबल करा रहे हैं? आप कौन कौन से हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? अभी तो मैं गार्डन हॉस्पिटल में ही मेन रहता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमारा फुल टाइम मेडिसिन डिपार्टमेंट है, फुल टाइम जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक्स फुल टाइम है, फिजियोथेरेपी फुल टाइम है, डाइटिशियन डिपार्टमेंट फुल टाइम है, डर्मेटोलॉजी फुल टाइम है, और आईसीयू हमारा फुल टाइम रनिंग है हॉस्पिटल, और ऑन कॉल पे हमारे पास न्यूरो सर्जरी और कार्डियोलॉजी रहता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि मल्टी स्पेशलिटी में आकर बंदा, अगर एक तो पहले ये है कि वो लोग जो केवल रोबोटिक सर्जरीज वाले हैं या केवल गुड्डे चूल्हे बदलते हैं, और एक मल्टी स्पेशलिटी, क्योंकि जो बंदा गुड्डे चूल्हे बदलाएगा उसकी एज का फैक्टर होगा और उसमें आपके पास यहाँ हर स्पेशलिटी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? और टर्शी केयर है और आपके पास एक बहुत बढ़िया मॉडर्न ओटी है। क्या कहना चाहेंगे कि एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में अगर जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, और अगर आपको कोई और इमरजेंसी भी आ जाती है तो हम लोग सारे डॉक्टर्स रेडी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कोई भी पेशेंट आजकल, मतलब आप अगर मैं बात करूँ रूटीन में से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑलमोस्ट 30-40% लोग जितने भी आपके 50+ आएंगे उनकी प्रॉब्लम होती है। तो सिर्फ ऐसा अपने नी को नहीं देखना, आपको जैसे होल पेशेंट को देखना है। तो कोई भी पेशेंट का उसके पहले तो जैसे फिटनेस लेने के लिए या फिर बाद में भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके पास एक फुल टाइम बैकअप टीम होनी चाहिए, जो कि हमारे हॉस्पिटल में रूटीन में जैसे मेडिसिन डॉक्टर, एनेस्थीसिया डॉक्टर, वर्कअप, और साथ में सर्जरी डॉक्टर, आईसीयू, सब कुछ अवेलेबल है हमारे हॉस्पिटल में। तो क्या कहना चाहेंगे कि आज का यंग ब्लडेड है जो वो जंक फूड्स और सीडेटिव लाइफस्टाइल और कोरोना के बाद एक डिप्रेशन का जो एक नई चीज़ जो पहले कभी नहीं थी, पहले कम होता था, लेकिन आजकल डिप्रेशन एक बहुत बड़ा जो एपिडेमिक बन चुका है। लेडीज़ में, लड़कों में, लड़कियों में बहुत ज़्यादा आजकल डिवोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल के साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और आप डॉक्टर्स जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग, आप जैसे उनको गाइड करते हैं। आजकल डॉक्टर एक काउंसलर की तरह भी सेवा कर रहे हैं, और आप करण सोपती जी का नाम है कि आप लोग जो भी पेशेंट आते हैं आप उनकी फैमिली तक भी काउंसलिंग कर देते हो। वो बहुत ज़रूरी है। अब जब भी एक पेशेंट को देखते हो एज अ होल ही आपको पेशेंट को देखना है। और आप जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पोस्ट कोरोना ही थोड़ी दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि हमें कोरोना ने एक चीज़ तो सिखाई है कि आपको बाकी सब चीज़ों के साथ साथ अपनी बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, नंबर 1, और नंबर 2 आपकी जो एक इमीडिएट फैमिली है उस पर ध्यान रखना है। तो आप अपनी बॉडी के समय यही कहूँगा, एडवाइस करूँगा कि अपनी डाइट पे फोकस करें, कि जो बाहर का जितना खाना पीना है थोड़ा कम खाया करें। वंस इन अ ब्लू मून खा लिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर रूटीन बेसिस पे आप कोई पिज़्ज़ा या जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। दूसरा, रूटीन में एक्सरसाइज जरूर करें। एवरी पर्सन, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो मिडिल एज है, चाहे वो ओल्ड एज है, उसको 30 to 40 मिनट्स अपनी बॉडी के लिए ज़रूर देने चाहिए। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आज केवल चूल्हे गोडे बदलने की बात ही नहीं है, आज आपकी मसल्स को भी एक एनर्जी चाहिए। जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सरसाइज है, जो फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी बेसिकली मसल्स को ही स्ट्रॉन्ग ज़्यादा करती है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप डेली रूटीन में वर्क करते हैं, आप सुबह सैर करते हैं, योगा करते हैं या कोई और एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और रात को भी अगर आप खाना खाते हैं तो ये नहीं है कि आप खाना खाकर सो गए, उसके बाद भी आपको टहलना चाहिए, और खाना सोने से पहले खाना चाहिए, और आपको हर तरह से फिट रखना चाहिए। और एक डाइटिशियन, जब भी आप लोग क्रॉस कर रहे हैं 40, 45, 50, तो एक डाइटिशियन भी साथ में अटैच होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, डाइटिशियन अटैच होना चाहिए, पर साथ में मतलब मैं फिर भी कहता हूँ कि फर्स्ट डाइटिशियन है, जो फर्स्ट है वो आपकी मदर है, बेसिकली आपकी वाइफ है, उसी ने सारा घर को चलाना है बेसिकली। तो बेसिक सारी हैबिट्स जो आनी है वहीं से आनी सारी। तो रूटीन अपना रखें कि डाइट का आपका मॉर्निंग का टाइम फिक्स होना चाहिए, ब्रेकफास्ट का, लंच का टाइम फिक्स हो, और नाइट में जो भी आप खाते पीते हैं मतलब इट शुड बी मतलब बिफोर 8 PM अपना आप खाना पीना सब खत्म कर लें उसको। कि रात का जो खाना होता है ना, ज़्यादातर फैमिलीज में क्या होता है कि 10, साढ़े 10, 11 बजे खाना खाने का जो रिवाज शुरू हो चुका है इंडिया में, वो गलत है। उसी से ज़्यादा लोग ओबीज होने शुरू हो रहे हैं डे बाय डे। तो वही विद बॉटम लाइन वही है कि आपको एक्सरसाइज 30 to 40 मिनट्स और अपना डाइट का जो प्रॉपर चार्टिंग है लो या कंट्रोल क्या लो, वो आपको करना ही पड़ेगा।
डॉक्टर साहब आपने हमें जलंधर से आकर आज समय दिया और एज ए रोबोटिक सर्जन हम बहुत आभारी हैं कि डॉक्टर करण सोपती जी आपने हमें समय दिया। संडे का समय है लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग आए हॉस्पिटल में और हमें समय दिया। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से आप जैसे डॉक्टर्स जो फ्रेश यंग एनर्जेटिक हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं और आप इतने घुटने और गुड्डे जो है बदल चुके हैं और रोबोटिक सर्जरी आप इस एरिया में लाए हैं और रोबोटिक सर्जरी से आपने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं। दर्शकों नीचे फ़ोन नंबर डॉक्टर साहब के चल रहे हैं, वो लोग जिन्होंने पहले अपने घुटने या अपने चूल्हे जो बदलाए हुए हैं आप उनसे भी बात कर सकते हो। डॉक्टर साहब से नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं और हेल्पलाइन चलती है। डॉक्टर साहब का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।